जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा और टाइटल देखा होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोग सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें 2 और 5 मार्क्स आने की संभावना होती है बच्चों। और मैं आपको 100% ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 1 से, वह सभी क्वेश्चन इसी से आएंगे बच्चों। आप इस वीडियो को कर लीजिए, 100% आपका फाइनल है कि आपको एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा इकोनॉमिक्स और सोशल ग्रुप कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। जब तक एग्जाम में जहां तक हो सकता है मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर को बेहतर तरीके से कंप्लीट करवा दो बच्चों, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि टाइमली जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर क्यों करें बच्चों, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। और लाइक करने से हम लोगों का वीडियो क्या होता है बच्चों कि उसका रीच बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, हमें अंदर से थोड़ा खुशी होती है, हम मोटिवेट होते हैं और बेहतर तरीके से वीडियो बना के देने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, और एक्सप्लेन करके मैंने इसका 3 वीडियो बना दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को शायद 2 ही वीडियो बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये जो है क्वेश्चन सेशन थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए फटाफट से उस वीडियो को भी देख लीजिए बच्चों, ठीक है। और एक कि इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सभी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैंने एक वीडियो बना के उसको भी डाला हुआ है। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है बच्चों। एक वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव डाला है, और ये जो वीडियो है ये अंतिम वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं इस चैप्टर को फुल्ली, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है और कब कब पूछा गया है, इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले चैनल क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या है। क्या करा बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट कितना बच्चों। 13 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है और 21 में पूछा है। इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, वह प्रणाली जिसके तहत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं बच्चों। आर्थिक क्रिया मतलब होता है वह क्रिया जिससे हमको आमदनी होता है, जिससे हमको इनकम प्राप्त होता है, जिससे हमारी आय बढ़ती है, ठीक है बच्चों। जैसे कोई मजदूर खेतों में मजदूरी करता है या फिर फैक्ट्रियों में काम करता है, कोई टीचर पढ़ाते हैं आपको, तो आप उनको जब मंथली देते हैं, वह मंथली उनकी जो है वह श्रमिक होती है, उनका जो है वह परिश्रमिक होता है, परिश्रमिक कहते हैं उसको हम लोग, परिश्रमिक कहलाता है जो मजदूरी वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी एक टीचर के लिए पढ़ाना उसकी आर्थिक क्रिया है, मजदूर के लिए मजदूरी करना उसकी आर्थिक क्रिया है बच्चों, और डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट, इलाज करना उसकी आर्थिक क्रिया है। यानी जिससे आपको आमदनी हो, जिससे आपकी आय बढ़े, जिससे आपको कमाई प्राप्त हो, उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। और इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो करते हैं, अध्ययन करने की प्रणाली को भी बच्चों अर्थव्यवस्था कहता है। यानी वह प्रणाली जिसके तहत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को समझते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों, वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इसमें किसी भी क्षेत्र या देश के संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए हम लोग बिहार में है तो वो बिहार की अर्थव्यवस्था हो जाती है, अगर कोई बंगाल में है बंगाल की अर्थव्यवस्था हो जाती है, पूरे इंडिया का करेंगे तो इंडिया की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो जिस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था निकालना है बच्चों, उस क्षेत्र में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके वितरण और खपत का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में
वहां उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार उसका खपत हो रहा है, इस चीज के अध्ययन करने की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके तहत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें किसी भी क्षेत्र या देश के संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और खपत का अध्ययन किया जाता है बच्चों। मेरे अंदर से पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आधारभूत संरचना क्या है। क्या बच्चों? आधारभूत संरचना क्या है? ये 16 में और 19 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे चीज होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है बच्चों जो किसी भी क्षेत्र, देश या समाज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। उन्हीं वस्तुओं को उस क्षेत्र का, उस समाज का, उस देश का आधारभूत संरचना कहते हैं। यानी किसी भी देश या समाज की सुचारू रूप से काम करने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है बच्चों। अगर ये जितना ज्यादा डेवलप होगा वह देश भी उतना ज्यादा, वह क्षेत्र भी उतना ज्यादा डेवलप होगा बच्चों। और ऐसे ही क्षेत्र को जहां पर ये जो चीजें होती है, जो हमारी बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजों को पूरा करती है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले समय में हमें फाइनेंशियल दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाती है बच्चों। उन्हीं को हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं। यानी किसी भी देश या समाज को सुचारू रूप से काम करने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिन मूलभूत जरूरत के चीजों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं। यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है बच्चों, उन्हें आधारभूत संरचना कहते हैं। अगर कोई देश या क्षेत्र आर्थिक डेवलप कर रहा है तो उसके लिए हमको जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वह चीज उस क्षेत्र का आधारभूत संरचना कहलाता है। अब एक चीज समझ के रखिए, आधारभूत संरचना सभी क्षेत्र के लिए जरूरी है। जैसे सड़क, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सड़क जरूरी है, बिजली जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, सिंचाई की सुविधा जरूरी है। जब तक ये चीजें डेवलप नहीं होगी उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। क्षेत्र के विकास के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देश को विकसित करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं। तो ये 2 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया बच्चों। अब अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति, याद किया एक नई आर्थिक नीति थी नेप, NEP नेप, जिसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, लेनिन ने लागू किया था। हमें वह नहीं पढ़ना बच्चों, हम लोगों को आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति पढ़ना जिसको मनमोहन सिंह ने लागू किया था। ठीक है बच्चों, ये नई आर्थिक नीति क्या है भारत के लिए? NEP नेप जो होता है बच्चों, ये न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी होता है, जिसको हम लोग आप क्लास 10 में हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसको लेनिन ने रूस में लागू किया था। इस आर्थिक नीति का बात नहीं हो रहा, इसका बात उन आर्थिक नीति से जो आर्थिक सुधार लाता है, जिसको इंडिया में लागू किया गया था और उसको लागू करने वाले थे मनमोहन सिंह बच्चों। तो इस नई आर्थिक नीति में क्या कहा गया था, जो उसकी क्या विशेषताएं थी? तो नई आर्थिक सुधार जो है उसकी 3 विशेषताएं थी। नंबर 1 था उदारीकरण, और नंबर 2 था बच्चों निजीकरण, और नंबर 3 में आता है अपना वैश्वीकरण। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बारी बारी से इन चीजों को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं उदारीकरण बच्चों। देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है, उदारीकरण का मतलब होता है, मतलब किसी भी देश में, पहले देखिए कोई भी दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आएंगे तो हम उनसे लाइसेंस मांगेंगे, हम उनसे कोटा मांगेंगे, परमिट मांगेंगे, एग्रीमेंट मांगेंगे। तो ये सारे चीज जितने ज्यादा टफ होंगे ना बच्चों, कंपनियां हमारे यहाँ व्यापार करने से उतना डरेगी। अगर जितना कागज पत्तर मैनेज करना पड़ेगा, तो इसी कागज पत्तर को, यानी कागजी चीजों को कम करके व्यापार को सरल बनाना, आसान बनाना, कागजी गतिविधियों को कम करना उदारीकरण कहलाता है बच्चों। जैसे व्यापार, इसका उद्देश्य होता है व्यापार को आसान बनाया जाए, यानी उदारीकरण के नीति के तहत व्यापार को आसान बनाया गया है बच्चों। जैसे कोटा समझते हैं ना, कोटा मतलब जो रिजर्व सीट होता है उसको कोटा कहते हैं। कोटा, परमिट, लाइसेंस, इन सब चीजों की जो कागजी गतिविधियां होती है, इन कागजी गतिविधियों को कम करना बच्चों
उदारीकरण कहलाता है। और उदारीकरण के कारण काफी सहूलियत होती है। इसका उद्देश्य ही होता है व्यापार में सहूलियत होना। यानी हम कह सकते हैं कि व्यापार को आसान बनाने के लिए कोटा, परमिट, लाइसेंस जैसी गतिविधियों को कम करना, ताकि व्यापार आसान हो जाए, व्यापार करने में सहूलियत हो बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे उदारीकरण। और कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में उदारीकरण का भी रोल रहा है। दूसरा है निजीकरण बच्चों। निजीकरण यानी इसके द्वारा, किसके लिखा गया, इसके द्वारा सरकार ने निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन दिया है कि प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ आए, हमारे शर्तों के तहत फैक्ट्री खोले, और इससे क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो पहला तो उन्होंने जो विधि अपनाया उदारीकरण, इस उदारीकरण के तहत उन्होंने व्यापार को आसान बना दिया, ताकि बाहर के जो लोग हैं, कंपनियां हैं, वो हमारे यहाँ का व्यापार करें। और जब वो हमारे यहाँ व्यापार करने आएगी निजी कंपनी, क्योंकि बाहर की जो भी कंपनी आएगी वो प्राइवेट कंपनी होगी, जब वो हमारे यहाँ व्यापार करने आएगी बच्चों, तो इसके द्वारा निजी कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। निजीकरण का टॉपिक ही था, निजीकरण का लक्ष्य था प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन देना। जब प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, फैक्ट्रियां खोलेगी, तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं निजीकरण भी बच्चों आर्थिक सुधार में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। उदारीकरण से कागजी लिखा पढ़ी का गतिविधियां कम हो गया, तो लोग फैक्ट्री हमारे यहाँ के खोलने लगे, प्राइवेट कंपनियां हमारे यहाँ घुसने लगी, जिसके कारण प्राइवेट कंपनियों ने कई लोगों को रोजगार दिया, रोजगार मिला तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी बच्चों। ठीक है, अगला गौ नंबर था, गौ नंबर जिसका तीसरा पॉइंट है बच्चों, वो था वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण के द्वारा सरकार पूंजी के आय को काफी मात्रा में बढ़ा रही है। यानी वैश्वीकरण के द्वारा सरकार क्या कर रही है, अपने देश के पूंजी को दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रही है, दूसरे देश के पूंजी को हमारी यहाँ आमंत्रित कर रही है बच्चों, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की आय बढ़ रही है। तो वैश्वीकरण का एक लक्ष्य हो गया बच्चों, पूंजी बढ़ाना, सरकार की आय, भारत की आय, भारत की पूंजी का बढ़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण के द्वारा सरकार ने पूंजी को बढ़ाया, सरकार की आय बढ़ी। तो याद रखिएगा, अगर आर्थिक विकास करना है तो हम लोगों को उदारीकरण, निजीकरण और बच्चों वैश्वीकरण को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसको समझते बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। देखिए 2016 में, 2022 में और 2024 में पूछा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है बच्चों। हम लोग सब जानते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है ना, 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, ठीक है बच्चों, समाजवादी, और तीसरा होता है मिश्रित। ठीक है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, समाजवादी में बच्चों सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, और मिश्रित का मतलब होता है दोनों। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिख देंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है और सरकारी कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों का महत्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है बच्चों। इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकार तथा निजी कंपनी दोनों का स्वामित्व होता है बच्चों। ऐसे भी कुछ साधन होता है जिस पर सरकार का भी स्वामित्व होता है और निजी कंपनी का भी स्वामित्व होता है, यानी दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे इंडिया में देख लीजिएगा, बिजली बनाती है गवर्नमेंट बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट दे दिया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को दे दिया प्राइवेट कंपनी। यानी बनाने का काम करिए गवर्नमेंट और बेचने का काम करिए प्राइवेट कंपनी। तो दोनों का मिला जुला असर हमारे यहाँ देखने को मिलता है। समझ में आ गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकार और निजी कंपनी दोनों का स्वामित्व होता है बच्चों। और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस चीज को याद रखिएगा। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां नंबर कह रहा है
समाजवाद सतत विकास क्या है बच्चों? सतत विकास क्या है? 21वें और 22वें पूछा है। सतत विकास क्या है बच्चों? देखिए, सतत का मतलब था कंटिन्यू, वो विकास जो कंटिन्यू जारी है, लंबे समय तक है। अब मैंने आज एक दुकान खोला, ठीक है, 2 महीना 3 महीना 1 साल 1.5 साल खूब चला, अब पता चला कि 2 महीना बाद या 3 महीना बाद वो दुकान ठप पड़ गया। तो बच्चों ये सतत विकास नहीं है। मैंने कोई बिजनेस खोला, हुआ बिजनेस मेरी आने वाली 2-4 पीढ़ियां चलाती रह गई, वो सतत विकास कहलाता है बच्चों। यानी विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरा किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि हम लोग वर्तमान में भूखे रहे, हम लोग वर्तमान की भी जरूरत को पूरा करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर। ये नहीं कि आज है तो खूब खा लिया, कल वाला लोग भूखे रहे। मेरे पास था तो मैंने खर्चा करके ऐश मौज करके जिंदगी जी लिया, मेरे बाल बच्चे भूखे मरे। ये स्थिति सतत विकास नहीं कराती है बच्चों। सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखना है, और यह विकास अस्थायी होता है बच्चों। विकास की वह धारणा जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी मतलब होता आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरा किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। समझे बच्चों? जिसमें हम लोग आने वाली, देखिए आज जो मेरे पास है मैं उसका ऐसे यूज करूं कि मेरी आज की जरूरत भी पूरी हो जाए और आने वाले समय की जरूरत भी मेरा आसानी से पूरा हो सके बच्चों। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास कोयला था बहुत ज्यादा कुछ दिनों पहले, लेकिन हम लोगों ने कोयले का जमकर दोहन किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण भी दूषित हुआ और कोयला आने वाले फ्यूचर के लिए कम होने लगी। आने वाले भविष्य के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए हमारे पास कोयले की संख्या, कोयले की मात्रा, भंडार कम हो गए, जिसका सामना, जिसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। प्रदूषण भी फैल रही है, उस प्रदूषण का भी परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। हम लोग तो अपना जिंदगी जी के निकल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम में किसको डाल के जाएंगे? आने वाली पीढ़ी को। तो वो बच्चों, वह विकास सतत विकास नहीं कहलाएगा। अगर हम लोग आज ऐसे काम करें, अगर हम लोग आज सोलर प्लेट, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अनवीकरणीय स्रोत है वो सेफ होंगे, और नवीकरणीय स्रोत का यूज करेंगे। अनवीकरणीय स्रोत जो होंगे सेफ होंगे, बचेंगे, और जब वो बचेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित रहेगा। यानी विकास की वह अवधारणा जो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरा किया जाता है, उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं बच्चों, और यह विकास अस्थायी होता है। अगला है, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताएं। गरीबी का दुष्चक्र, दुष्चक्र मतलब होता है बच्चों, जैसे अगर हम इस चक्र के अंदर फंस गए तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसी को दुष्चक्र कहता है। यानी एक ऐसे चक्र में, एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे बाउंड्री में फंसा में जिससे हम बाहर ना निकल सके। गरीबी वही है बच्चों जो एक आदमी को इस प्रकार अपने चक्र में घेर लेती है कि वो आदमी चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है बच्चों? तो गरीबी के दुष्चक्र को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नर्कस, ये नर्कस ऐसे होगा बच्चों, नर्कस ने दिया था। ये जो गरीबी एक दुष्चक्र है, ये बात बताने वाले व्यक्ति कौन है बच्चों? एक इकोनॉमिस्ट थे रेगनर नर्कस, उन्होंने बताया कि गरीबी दुष्चक्र है। ठीक है? जिसकी अवधारणा यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। रेगनर नर्कस ने गरीबी के दुष्चक्र के बारे में कहा है कि गरीबी एक बहुत बड़ी अभिशाप है, और लोग गरीब इसलिए हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब इसलिए है, यानी गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यानी कहने का मतलब गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यानी गरीब नहीं रहते तो आज भी अगर वह गरीब नहीं होते तो उनकी आने वाली पीढ़ी उस गरीबी से बाहर जरूर निकल जाती बच्चों। गरीबी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। ठीक है? पॉवर्टी मेक्स प्रॉपर्टी, गरीबी गरीबी को जन्म देती है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि गरीब लोग आज, गरीब लोगों की आय होगा बच्चों, गरीब लोगों की आय कम होने के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। गरीब लोगों की आय कम होती है, उस आय के कम होने के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा
नहीं दे पाते हैं, जिस कारण उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षा अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षा अज्ञानता पीढ़ी दर पीढ़ी में ये मिस हो गया, अशिक्षा और अज्ञानता यहाँ होगा, और यहाँ लिखा है बच्चों, और अज्ञानता बढ़ती जाती है, इसलिए गरीब रह जाते हैं। सिंपल सा बात नरकस साहब ने कहा है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है। और गरीबी ही गरीबी को उत्पन्न देती है, क्योंकि गरीब लोगों की आय कम होती है, कम होने के कारण वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसके बच्चे अशिक्षा और अज्ञानता उनमें, उन गरीब लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। आप देखिएगा जो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह होंगे, जो बड़े बड़े पद पे रहेंगे, जो नेता वगैरह होंगे बच्चों, उनके बच्चे को हायर एजुकेशन मिलता है। लेकिन जो गरीब के बच्चे होते हैं वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, जैसे वो कुछ बड़े होते हैं उनको अपने परिवार की टेंशन और दायित्व घेर लेती है, और ऐसे में वो काम पर निकल जाते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, और उसी तरह मजदूरी करते रह जाते हैं जिस तरह उनके माता पिता ने किया था, और वह वैसे मजदूर बन गए तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी रह जाएगी, और वह गरीबी के दुष्चक्र से जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये बात रेगनर नरकस ने कहा था, ये 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के घटक कौन कौन से बच्चों, तो याद रखिएगा मानव विकास के घटक जो 3 है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। जीवन आशा का संबंध है स्वास्थ्य से बच्चों, शिक्षा प्राप्ति का संबंध एजुकेशन से है, और जीवन स्तर का संबंध आय से है, ठीक है। जीवन आशा मतलब होता है आयु, स्वस्थ अच्छा रहेगा आयु ज्यादा होगी। एजुकेशन मतलब होगा शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं हम डेवलप करेंगे, हमारा विकास होगा। और जीवन स्तर में होता है रहन सहन, हमारी आय ज्यादा होगी, हमारी इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा होंगे तो हमारा रहन सहन बेटर होगा, हमारे घर में एसी होगा, कूलर होगा, कार होगा, टीवी होगा, सभी सारी सुविधा होंगे, और ये सारी चीज जो है मानव विकास को बताते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप देखिएगा जिस घर के लोग स्वस्थ हों, बीमार पड़ने पे अच्छी तरह से इलाज करा लेते हो, जिस परिवार के लोग पढ़े लिखे हों, जिन परिवार के लोगों का इनकम ज्यादा हो, निश्चित तौर पे बच्चों उनका जो है डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और मानव विकास सूचकांक देश के स्तर पे ही होता है, जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जहाँ के लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, और जहाँ की आय प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है बच्चों, वह मानव विकास सूचकांक में बहुत ऊपर होते हैं। और 2004 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में बच्चों इंडिया 126वें स्थान पर था। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों सतत विकास क्यों जरूरी है। क्या बोला गया बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन में, सतत विकास क्यों जरूरी है, और ये क्वेश्चन अपने 2024 में पूछा गया है। देखिए आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना सतत विकास कहलाता है, और ये निम्न कारणों से जरूरी है। सतत विकास तो मालूम है, अभी जस्ट बोले आपको हम, और सतत विकास क्यों जरूरी है इसको समझ लेते हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों का उपयोग तेजी से हो रहा है बच्चों। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों का उपयोग हम तेजी से कर रहे हैं, और सतत विकास की अवधारणा को नहीं अपनाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण हम संसाधनों का दोहन तेजी से कर रहे हैं बच्चों, और संसाधन इतना तीव्र गति से दोहन हो रहा है, संसाधनों का उपयोग हम इतना तीव्र गति से कर रहे हैं, उसका निर्माण उतना तीव्र गति से कभी भी संभव नहीं है बच्चों। इसीलिए अगर हम लोगों को डेवलप करना है, संसाधन को बचा के रखना है, अस्थायी विकास करना है बच्चों, तो कहीं ना कहीं संसाधनों के उपयोग में कमी लानी होगी। इस प्रकार संसाधनों का उपयोग करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचा रह सके बच्चों। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है बच्चों, क्योंकि अगर सतत विकास की अवधारणा आ जाएगी, हमारे मन में ये आ जाएगा कि हमको भविष्य के लिए भी बचाकर रखना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग संसाधनों को बेकार में बर्बाद नहीं करेंगे। और जब हमारे संसाधन बेकार में बर्बाद नहीं होंगे, हम ईंधन का ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम कोयला को ज्यादा नहीं जलाएंगे, हम लोग पेट्रोल का यूज ज्यादा नहीं करेंगे, तो प्रदूषण 100% कम होगा। यानी सतत विकास की अवधारणा को अगर अपनाते हैं तो पर्यावरण और संसाधन का
संरक्षण होता है बच्चों, और प्रदूषण की समस्या भी कम होती है। और सतत विकास आर्थिक विकास को बढ़ाता है बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग सोच ले कि हमको भविष्य के लिए भी बचा कर रखना है। अपने एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर आप जितना कमाते हैं उस आमदनी में सोच ले कि हमको कुछ भविष्य के लिए बचाना है, और उसको आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो धीरे धीरे वो छोटा छोटा पूंजी एक बड़ी पूंजी में बदल जाता है, और जो आपके आने वाली पीढ़ी को फायदा देता है, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी का आर्थिक विकास होता है। तो कहीं ना कहीं सतत विकास जो है बच्चों, वो आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण और का संरक्षण करता है, प्रदूषण को कम करता है, और सतत विकास से देश का आर्थिक विकास भी होता है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? ये क्वेश्चन का अनुमान आप लगा सकते हैं इस बात से कि ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया बच्चों। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और नियोजन का उद्देश्य क्या है? 16 में, 18 में, 21 में, 22 में और 22 में। 22 ये दोनों लिखा गया बच्चों। 22 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। देखिए, नियोजन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लानिंग। नियोजन को क्या कहते हैं बच्चों? प्लानिंग कहते हैं। यानी आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें सरकार या अन्य योजना बनाने वाली संस्थाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना तैयार करती है। यानी यह बताती है कि संसाधनों का उपयोग हमें कैसे करना है। ठीक है बच्चों, यानी आर्थिक नियोजन विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें सरकार या सरकार की जो संस्थाएं होती है, जो योजना बनाने वाली संस्थाएं होती हैं, वो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाती है। यानी हम कह सकते हैं कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना आर्थिक नियोजन कहलाता है बच्चों। और योजना बनाने का काम हमारे देश का योजना आयोग करता था। अब तो योजना आयोग बंद हो गया बच्चों। योजना बनाने का काम कौन करता था? हमारे देश का योजना आयोग करता था, जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, और पहले मतलब इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार या सरकार की वह संस्था जो योजना बनाती है, ठीक है, वह देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाने का काम करती है। यानी आर्थिक नियोजन यह बताती है कि हमारे पास जो संसाधन मौजूद है, हम उन संसाधनों का किस क्षेत्र में कैसे उपयोग करें ताकि हमारा भविष्य के लिए भी संसाधन बचा रहे। और इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? इसका उद्देश्य होता है समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना, जो गरीब है, जो पिछड़े वर्ग है, उनका उत्थान करना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, यानी जो अपना इकोनॉमी है उसमें मशीन वगैरह का समावेश करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, मुद्रा स्फीति मतलब चाहे जो पैसे का जो उतार चढ़ाव है उसको कंट्रोल करना, यानी पैसे के वैल्यू को गिरने न देना, ऐसा काम करना कि हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू गिरे ना, ठीक है। समानता और न्याय की व्यवस्था करना, यानी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य हो जाता है बच्चों समाज के कमजोर वर्गों का विकास करना, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण यानी उसको मॉडर्न बनाना, उसमें मशीन को लाना, मॉडर्नाइजेशन करना उसका बच्चों, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर होना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना ताकि पैसे का वैल्यू ना गिरे, और समानता तथा न्याय की व्यवस्था करना, ये आर्थिक नियोजन का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। हाँ, इसका एक और पॉइंट हम छूट गया, ये भी पॉइंट होता है इसका। छठा काम है आर्थिक असमानता को दूर करना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ अमीर है तो बहुत अमीर है, और जो गरीब है तो बहुत गरीब है। इस अमीर और गरीब के बीच जो खाई है इसको कम करना, इनमें कमी लाना, इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखिए। 12 में और 23 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली प्रगति, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़े, राष्ट्र की आय बढ़े, जीवन स्तर में वृद्धि हो। ठीक है बच्चों, यानी आर्थिक विकास का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का प्रगति करना,
देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, जिससे व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, लोग अपने सुख सुविधा की चीजों को यूज करना शुरू करें बच्चों। ठीक है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है बच्चों। आर्थिक विकास एक दिन में नहीं होता, आर्थिक विकास लगातार चलता है, लंबे समय में होता है बच्चों। यानी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन, रोजगार और मानव विकास में सुधार लाता है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं हम लोग कि आर्थिक विकास का मतलब होता है देश का विकास। ठीक है, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है तो समझिए वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। और अगला पॉइंट है बच्चों, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। तो देखिए, जब भी कोई विकासशील देश विकास करेगा बच्चों तो उसके विकास को हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे। विकासशील देश के विकास को आर्थिक विकास और विकसित देश के विकास को आर्थिक वृद्धि कहते हैं बच्चों। एकदम माइंड में रखिएगा, विकासशील देश अगर विकास करता है तो उसे हम लोग कहेंगे आर्थिक विकास, और विकसित देश अगर विकास करता है तो उसे हम लोग कहेंगे आर्थिक वृद्धि। ठीक है बच्चों, देखिए विकासशील देश विकास कर रहा था आर्थिक विकास, और विकासशील देश के पास पूंजी की कमी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, सॉरी, विकासशील देश जब विकास करे तो उसको आर्थिक विकास कहते हैं। अब विकासशील देश वह देश होता है जिसके पास पूंजी की कमी होती है, विकसित देश के पास पूंजी की कमी नहीं होती बच्चों। तो जब भी कोई गरीब देश या जब भी कोई विकासशील देश विकास करता है तो उसे हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे, और जब कोई विकसित देश, जब कोई अमीर देश विकास करेगा तो उसके विकास को हम लोग आर्थिक वृद्धि कहेंगे। आर्थिक विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है बच्चों। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास करते हैं विकासशील देश, और विकासशील देश के पास पूंजी की कमी होती है, तो उनको डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो डेवलप होते हैं। जैसे गरीब का बच्चा बिजनेस करेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब उसका बिजनेस सक्सेस होगा। और एक अमीर का बच्चा के पास पूंजी की कमी नहीं होती है, वो एक बार में 10, 15, 20, 30, 40 करोड़ रुपया का माल लाके घुसा देगा और कम कीमत पर बेचेगा तो उनका व्यापार चल जाएगा। लेकिन आप उतना माल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई गरीब बच्चा डेवलप कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वो बच्चा विकास कर रहा है। लेकिन अगर कोई अमीर बच्चा डेवलप कर रहा है तो बोलेंगे वो तो आपकी पूंजी को और बढ़ा दिया, यानी वो वृद्धि कर रहा है। तो सिंपल बात है, आर्थिक विकास के लिए प्रयास यानी मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, और आर्थिक वृद्धि अपने आप हो जाती है। आप अपने पैसे को बैंक में डाल दीजिए ना, 2, 4, 10 करोड़ रुपया बैंक में डाल दीजिए, देखिए हर महीना ब्याज के कारण वो धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला आते हैं, आर्थिक विकास एक गतिशील अवधारणा है। आर्थिक विकास गतिशील अवधारणा है जो लगातार चलती रहती है बच्चों, जबकि आर्थिक वृद्धि गतिशील अवधारणा नहीं है बच्चों, ये अस्थिर अवधारणा है, ये स्थिर अवधारणा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो काम काज का आधार होता है, यानी कोई भी देश की अर्थव्यवस्था के काम काज को जिन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन आधारों में बांटा गया बच्चों, उन क्षेत्रों और उन आधारों को अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं बच्चों। इसके 3 भाग होते हैं, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, उसके काम काज को जिस आधार पर बांटा जाता है, उस आधार को बच्चों हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, और याद रखिएगा अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो प्राकृतिक संसाधन होती है, जो नेचर से मिलने वाली संसाधन होती है, उनका अगर हम सीधे उपयोग करते हैं तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है बच्चों। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों कृषि, क्योंकि कृषि हम लोग खेती करते हैं, डायरेक्ट नेचुरल चीजों का यूज करके खेती करते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है बच्चों? द्वितीय क्षेत्र में हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त वस्तु होता है उसको संशोधित करते हैं और फिर उसको हम लोग निर्माण करके उपयोगी वस्तु में बदलते हैं।
इसके अंतर्गत उद्योग आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हम लोगों को जूट प्राप्त हुआ बच्चों, उस जूट को हमने जूट का थैला में बदल दिया तो वो उद्योग में चला गया। तो जूट जूट प्राप्त होना प्राथमिक उद्योग कहला गया। लेकिन जूट से थैला बनाना बच्चों वो क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, जैसे गन्ना प्राप्त करना वो हमारा हो गया कृषि हो गया, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उस गन्ने से चीनी प्राप्त करना बच्चों द्वितीय क्षेत्र में आता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको संशोधित करके उसका विनिर्माण करके उपयोगी वस्तुओं में बदलना द्वितीय क्षेत्र कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसका नाम दूसरा नाम उद्योग क्षेत्र भी है। जैसे इसके अंतर्गत आता है उद्योग आता है बच्चों, निर्माण आता है जैसे बिल्डिंग निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब इसके अंतर्गत आता है। बिजली का निर्माण आता है, गैस और पानी का उत्पादन भी आता है बच्चों। गैस और पानी नहीं होगा, गैस और पानी मत लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए गैस और कुछ भी अन्य चीजें लिख दीजिए ना, बर्तन उत्पादन कर दीजिए या कुछ भी चीज कर दीजिए बच्चों। पन बिजली कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा पन बिजली। ठीक है, यानी जितना भी उद्योग होता है, जैसे पानी तो हमको नेचर से प्राप्त हुआ, उस पानी से हमने बिजली बना दिया, तो ये क्या हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र हो गया। यानी मेन चीज लिख दीजिएगा, कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और उद्योग को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र होता है जिसको बच्चों टर्टियरी सेक्टर भी कहते हैं। इसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि इसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में हमने खुदाई खनन करके निकाला हेमेटाइट लोहा। ठीक है बच्चों, ऐसे हेमेटाइट को हम लोग फैक्ट्रियों तक पहुंचा रहे हैं सड़क के द्वारा। ठीक है, तो सड़क क्या हो गया, सड़क एक मदद कर रहा है, गाड़ी क्या होगी, गाड़ी मदद कर रही है, परिवहन मदद कर रहा है, मोबाइल मदद कर रहा है, ये सब मदद कर रहा है हम लोगों को प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में। यानी इसमें कोई वस्तु का उत्पादन नहीं रहा। जैसे मैंने बोला ना, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आ गया। हमने खनन के द्वारा लोहा या हेमेटाइट प्राप्त किया, कोई अयस्क प्राप्त किया, उसको फैक्ट्री में पहुंचाया, फिर उससे हमने धातु प्राप्त किया। तो फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या लगा बच्चों, हम लोगों को लगा सड़क, हम लोगों को लगा गाड़ी। तो ये सड़क गाड़ी मेरा क्या हो गया, तृतीय क्षेत्र में आ गया। फैक्ट्री में मशीन किससे चल रही है बच्चों, तो मशीन चल रही है बिजली से। अब बिजली हमारा क्या है, द्वितीय क्षेत्र होता है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, या जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन में मदद करते हैं, उनको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसलिए याद रखिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई सामान बनकर तैयार नहीं होता। जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, क्या इन सब चीजों में कोई सामान बनता है। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा जी नहीं, वो हमारी पैसे को सेफ रखेंगे। बीमा LIC हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, मोबाइल वगैरह, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे के सारे चीज तृतीय क्षेत्र में आते हैं बच्चों। या पर्यटन हो गया, टूरिज्म, इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अगला है बच्चों आर्थिक नियोजन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11, 12, 16, 18, 21, 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ दो है, 11 में, 12 में, 16 में, 18 में, 21 में, 22 में पूछा बच्चों। और आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता, मतलब जरूरत भी लिख सकते हैं हम लोग। राष्ट्र की जरूरत के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्यों में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। किसी भी राष्ट्र या देश के जरूरत के अनुसार वहां मौजूद संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग में लाना क्या कहलाता है बच्चों, आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसमें संसाधनों का भविष्य में उपयोग कैसे करना है, इसको पहले से तय कर लिया जाता है कि मेरे पास इतना रुपया है तो हम उसको किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च करेंगे, इसका पहले से ही इसको तय कर लिया जाता है ताकि भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, राष्ट्र की जरूरत के अनुसार संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है बच्चों। ठीक है, और इसमें भविष्य के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, भविष्य में किस तरह हम संसाधन का उपयोग करेंगे, पहले इसका चार्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इससे हमारा जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके बच्चों। 12वां नंबर क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि बिहार के आर्थिक विकास के पिछड़ेपन का कारण है, इसको दूर करने का उपाय। तो देखिए, बिहार के आर्थिक विकास के पिछड़ेपन का पहला कारण है शिक्षा का अभाव।
क्योंकि बिहार में शिक्षा की कमी है बच्चों, खास करके ग्रामीण एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं है, और शिक्षा की कमी के कारण कुशल श्रम शक्ति में कमी आई है, टैलेंट में कमी आई है, क्योंकि शिक्षित लोग अपने माइंड का और अपने टैलेंट का सही उपयोग कर सकते हैं। तो अशिक्षित होने के कारण टैलेंट में कमी आई है बच्चों, जिसके कारण उद्योग के विकास में बाधा पहुंची है। तो भारत के बिहार के उद्योग के विकास का पहला कारण है शिक्षा का अभाव। दूसरा कारण है कृषि पर अत्यधिक आत्मनिर्भरता। देखिए बिहार जो है ना, बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार ही है कृषि, यानी खेती अच्छी होगी तो बिहार को आमदनी अच्छा होगा, खेती खराब होगी तो बिहार को आमदनी खराब होगा। ठीक है, और हमारे देश की खेती डिपेंड करती है मानसून पर। मानसून अगर सफल हो गया बच्चों तो उत्पादन अच्छा होगा, और मानसून खराब हो गया, मानसून में गिरावट आ गया तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जो पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर है ना, इसको त्याग करके हम लोगों को खेती के अलावे भी कुछ और काम करने होंगे, ताकि कभी मानसून फेल हो जाए या उत्पादन ना हो तो हमारी स्थिति खराब ना हो बच्चों। ठीक है, और याद रखिएगा ये अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर करता है। क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था का आधार ही खेती है, खेती फेलवर होगी तो निश्चित तौर से हमारी अर्थव्यवस्था भी फेलवर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तीसरा है उद्योग विकास की कमी। देखिए बिहार, देखिए रोजगार क्या देता है, या तो प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और बिहार में कृषि ही मेन आधार है। उद्योग से भी रोजगार मिल सकता है, लेकिन बिहार में उद्योग का विकास बहुत कम हुआ है बच्चों, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड टूटकर अलग हो गया, और जितने भी कोयले की खान, जितने भी लोहा उत्पादन क्षेत्र थे, सारे के सारे चल गए झारखंड में, और बिहार में कुछ नहीं बचा। बिहार में कुछ नहीं बचा, जिसके कारण बिहार का औद्योगिक विकास क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। बिहार औद्योगिक दृष्टि से क्या हो गया, कम हो गया, और बिहार में आ गया पिछड़ापन, इसलिए बिहार पिछड़ गया बच्चों। अगर आज झारखंड बिहार के साथ मिला हुआ रहता, झारखंड और बिहार एक रहता बच्चों, तो गौर करिए हमारी यहाँ खेती भी होती और हमारी यहाँ खनिज भी था, तो बिहार के समृद्ध बनने की संभावना थी बच्चों। बट अभी बिहार में से पूरा झारखंड में उद्योग चला गया, जिसके कारण बिहार का जो औद्योगिक विकास है वो काफी रुक गया है। यानी उद्योग के क्षेत्र से बिहार के लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। बुनियादी ढांचे की कमी, यानी आधारभूत संरचना की कमी। बिहार में परिवहन की सुविधा नहीं है, बिजली की बेहतर सुविधा नहीं है, कम्युनिकेशन संचार की सुविधा नहीं है बच्चों, जिसके कारण बुनियादी ढांचे का विकास कम हुआ है। और इन सब के विकास के कम होने के कारण फैक्ट्रियां बिहार में नहीं खुली है, और बिहार का औद्योगिक विकास भी कम हो गया है। कृषि में लोग वैसे फसलों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जिसको बाहर भेजा जा सके, क्योंकि इनमें पूंजी की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, और बाहर भेजने के लिए परिवहन भी चाहिए, और बिहार में परिवहन का विकास काफी कम हुआ है, जिसके कारण बुनियादी तौर पे बिहार जो है बच्चों, बुनियादी ढांचे की कमी होने के कारण, बुनियादी ढांचे यानी आधार या फिर बेसिक चीज जो होती है विकास के लिए, उनकी कमी होने के कारण बिहार जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है, बिहार का विकास रुक गया है। राजनीतिक अस्थिरता, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता भी है बच्चों। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी में बनती नहीं है। ठीक है बच्चों, सरकार की नीतियों का सपोर्ट जल्दी कोई जो अपोजिशन होते हैं वो करते नहीं है। इसके अलावा जो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण बार बार सरकारें गिरती हैं, बनती है, गिरती हैं, बनती हैं। देखे ही होंगे आप लोग, अभी नीतीश कुमार जी की सरकार में कितनी बार सरकारें गिरी और बनी है, जिसके कारण कोई भी सरकार जो है वो अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाती। वो अपनी नीति तो बनाते हैं कि मैं इस क्षेत्र के लिए ये काम करूंगा, ठीक है, लेकिन पता चलता है कि 3 महीना बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चेंज हो गया, फिर वो नया नियम लागू किए, उसको लागू करके जैसे लागू किया पता चला 1.5 साल बाद वो भी चेंज हो गया। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ना बच्चों, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार प्रभावी ढंग से अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पा रही है, और जिसके कारण विकास की गति क्या हो रही है बच्चों, बिहार में धीमी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता भी बच्चों बिहार के विकास में बाधक है। अब अगला चीज देख लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज, बाढ़ और सूखा की समस्या। देखिए बच्चों, बिहार जो है ना बाढ़ और सूखा दोनों को झेलता है। बिहार के उत्तरी भाग में हर साल बाढ़ आती है और इस बाढ़ से तबाही मचती है बच्चों, और दक्षिणी भाग में सूखा पड़ता है, जिससे बिहार का दक्षिणी भाग में फसल का पैदावार नहीं हो पाता है। तो इन कारणों से भी
बिहार का विकास रुक रहा है। उत्तरी बिहार पानी से बर्बाद हो रहा है और दक्षिणी बिहार सूखा से। बच्चों, ये बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, ये बाढ़ और सूखा। हर साल बाढ़ आता है जिसके कारण बड़े बड़े पुल बढ़ जाते हैं, बड़ी बड़े भागों में कटान हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है बिहार को। और सूखा पड़ने से अनाज नहीं आता है, अनाज का पैदावार नहीं होता। और ये दोनों की दोनों समस्याएं बच्चों बिहार में पाई जाती है, जो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो अगर हम लोग गौर करें बिहार के पिछड़ेपन का कारण, तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण शिक्षा का अभाव हो गया, कृषि पर निर्भरता हो गई, उद्योग का विकास का कमी हो गया बच्चों, बुनियादी ढांचे की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और बाढ़ तथा सूखा की कमी। ये सारे बिहार के आर्थिक विकास या पिछड़ेपन का कारण है। अगर हमको बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमें कुछ उपाय करने होंगे। वो उपाय क्या है बच्चों? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रित करनी होगी, कंट्रोल करना होगा, जनसंख्या को कम करनी होगी। जनसंख्या जैसे जैसे कम होगा बच्चों, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी और पिछड़ापन अपने दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करना है जनसंख्या को कंट्रोल करना। दूसरा, बिहार का पिछलेपन को दूर करना, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है तो बाढ़ को नियंत्रित करना होगा। बिहार का जो पिछड़ापन है बच्चों, उसको दूर करना तो सबसे पहले हम लोगों को बाढ़ को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, और सूखा को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि उत्तरी भाग में ना प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और उस बाढ़ आने से भारी तबाही मचती है, जबकि दक्षिणी भाग में सूखा पड़ता है जिससे तबाही मरती है। यानी एक और पानी से डूब के मर रहा है, एक और बिना पानी का मर रहा है बच्चों। तो इस कारण से दोनों भाग को नुकसान पहुंच रहा है। अगर उत्तर बिहार की जो मेन नदियां हैं उसको दक्षिणी बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए बच्चों, तो कहीं ना कहीं उत्तर बिहार की पानी दक्षिणी बिहार में चल जाएगी, तो उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी। और दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ रहा था, पानी नहीं था, ये पानी अगर दक्षिणी बिहार में चल जाएगा तो दक्षिणी बिहार में को सूखा से मुक्ति मिल जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं बच्चों। अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि बिहार की इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसीलिए अगर हमको बिहार का विकास करना है तो कृषि का विकास करना होगा। और इसके लिए किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करानी होगी, ठीक है, किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत किस्म के बीज और खाद उपलब्ध कराने होंगे बच्चों। यानी क्योंकि बिहार की इकोनॉमी का आधार ही एग्रीकल्चर है, इसलिए एग्रीकल्चर को तो डेवलप करना ही होगा। एग्रीकल्चर डेवलप कैसे होती है? सिंचाई की व्यवस्था करके। एग्रीकल्चर डेवलप कैसी होती है? किसानों को उन्नत बीज और खाद प्रदान करके। ठीक है बच्चों। चौथा, बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो उद्योग का विकास व्यवस्था करना होगा, क्योंकि उद्योग जितना खुलेगी, फैक्ट्रियां जितना खुलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना जैसे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीजों का विकास करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये डेवलप होंगे, इनके डेवलप होने से कहीं ना कहीं जो उद्योग है, उद्योगों का आगमन होगा, उद्योग हमारे यहाँ आएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलेंगी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा बच्चों। और बिहार के विकास का एक और पॉइंट है शिक्षा का विकास, क्योंकि शिक्षा का विकास होगा तो जो शिक्षित लोग होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं बच्चों, एजुकेटेड पर्सन जो है संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं, किस क्षेत्र में कितना उपयोग करना है इसको समझते हैं, जिससे किस तरह का काम करना ये समझ आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे बिहार का पिछड़ापन जो है बच्चों दूर हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के विषय क्या है, तो हम आपको अभी पढ़ाए हैं थोड़े पहले कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके हम लोग उत्पादन करते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें पशुपालन, खनन, मछली पालन आदि शामिल है बच्चों। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को हमको मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो कृषि, खनन आदि से चीजें प्राप्त होती है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उनको संशोधित करके उद्योग के क्षेत्र को विकसित किया जाता है। यानी इस जो द्वितीय क्षेत्र बच्चों, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उत्पादन करना होता है। ठीक है। और जो भी चीज प्राप्त होते हैं, जो भी उद्योग विकसित होता है, वो उद्योग हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से उत्पादन करता है,
यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उससे उत्पादन करता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से उत्पादन किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से गन्ना प्राप्त हुआ, उससे मैंने चीनी प्राप्त बनाया, तो चीनी द्वितीय क्षेत्र में हो गया, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से जूट प्राप्त हो गया, उससे हम लोग द्वितीय क्षेत्र में जूट के बोरे बनाए बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र से धान प्राप्त हुआ, उससे हमने चावल निकाल करके पैकेजिंग करके चावल बना के बेचा, तो उद्योग हो गया प्राथमिक। जैसा भी आप लोग देख ही रहे हैं, आटा फॉर्च्यून का आटा आता है। उसके बाद ढेर सारे अमृत भोग वगैरह कंपनी के आटे आते हैं, तो ये आटा बना के पैकेजिंग करके बेचना उद्योग हो गया। ठीक है बच्चों। लेकिन आटा के लिए गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है हमको? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी इसके अंतर्गत बिजली उत्पादन, बिजली का उत्पादन करना, सड़क का निर्माण करना, ये सारे काम इसके अंतर्गत शामिल है बच्चों। और जितने भी उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तीसरा तृतीय क्षेत्र बच्चों, तो ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, देखिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसका काम होता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसको सेवाएं प्रदान करना। जैसे खेत में हमने गन्ना बना लिया, गन्ना पैदा कर दिया, उस गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने के सड़क और गाड़ी कौन देता है? तृतीय क्षेत्र देता है। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो लेन देन होता है, जो आदान प्रदान होता है, वह बनाए रखने का काम तृतीय क्षेत्र करता है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसमें बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन आदि शामिल है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ता है। यानी पूंजीवाद और समाजवाद का सम्मिलित रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है बच्चों। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को शामिल किया जाता है। यानी इसमें ऐसे लाभों को शामिल किया जाता है जिससे पूंजीवादियों को भी फायदा हो, समाजवादियों को भी फायदा हो बच्चों। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों को महत्व होता है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है बच्चों? तो ये पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ती है, पहला चीज। इसमें पूंजी सरकार और निजी कंपनी दोनों को फायदा होता है। यानी इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को फायदा होता है बच्चों। और इसके अलावा यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को यह महत्व देता है, प्राइवेट कंपनी को भी और सरकारी कंपनी को भी महत्व देता है। ये 2022 में पूछा गया था बच्चों। तो हम लोग इसके विशेषता को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो नंबर 1 क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 कहते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है। यानी इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के समूह होते हैं, दोनों वर्ग के लोग इसमें होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं और अर्थव्यवस्था को डेवलप करते हैं। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों समूह मिलकर काम करता है, सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर काम करती है और अर्थव्यवस्था को डेवलप करती है। आर्थिक नियोजन, सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करती है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है उसका काम होता है योजना बनाना, उसको लागू करना। और जो निजी कंपनी होती है उसका काम होता है योजनाओं को अमल करते हुए अपने व्यापार को बढ़ाना। ठीक है। तो सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजनाएं तैयार करती है बच्चों, उनको लागू करती है। यह नियोजन जो क्षेत्र विकास और संसाधनों के आवंटन को नियंत्रित करता है। यानी नियोजन बताता है कि किस क्षेत्र में कितना विकास करना है, किस क्षेत्र में कितनी सड़कें बनानी है, किस क्षेत्र में कितना पूंजी लगाना है, किस क्षेत्र में कम पूंजी लगाना है, किस क्षेत्र में अधिक पूंजी लगाना है। ये सारे काम करने का काम किसका बच्चों? नियोजन का है। चौथा नंबर पॉइंट क्या बच्चों? चौथा नंबर पॉइंट में कह रहा है समाज कल्याण। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक पहलू ये भी होता है कि वह समाज का कल्याण करती है। इसके लिए वो बेरोजगारी को दूर करती है, महंगाई को कम करती है, ताकि विभिन्न वर्गों के लोगों का कल्याण हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सिर्फ लाभ उठाना होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सिर्फ फायदा देना होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है लाभ उठाकर फायदा देना। क्योंकि अगर हम सिर्फ संपत्ति बांटेंगे तो बड़े बड़े राजा की संपत्ति एक दिन खत्म हो जाती है, तो हमारे देश की क्या है। ठीक है। तो इसमें जो समाज कल्याण का लक्ष्य होता है, जिसके तहत महंगाई दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, इन सब चीजों पर डिस्कस किया जाता है और किस तरह सभी वर्ग के लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इस पर भी डिस्कस किया जाता है। सरकारी हस्तक्षेप। ठीक है बच्चों।
देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को सुधारने के लिए और मूल्य को स्थिर बनाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। देखिएगा, सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी कहती है सब्सिडी दीजिए, छूट दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य सामाजिक कल्याण होता है। सब्सिडी के द्वारा, सार्वजनिक व्यय के द्वारा नीतियां बनाकर वह आर्थिक सुधार करने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है। वह ऐसी गतिविधियों को बनाती है जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो, अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत हो, और गरीब लोगों को या उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वह सब्सिडी और सार्वजनिक व्यय की नीतियां बनाकर गरीब से गरीब लोगों तक उनकी स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम बच्चों सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना हो गया। दोनों का योगदान इसमें होता है। आर्थिक नियोजन करना, आर्थिक प्लानिंग करना कि किस क्षेत्र में हम लोग कितना खर्च करें, समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाना और सरकारी हस्तक्षेप करना, ताकि देखिए प्राइवेट कंपनी को खरीदे देगा सरकार, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा तो प्राइवेट कंपनी का काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना। इसके लिए वो जमकर जनता का शोषण करेगी और जब उनका शोषण पूरा हो जाएगा तो यहाँ से चल देगी। लेकिन सरकार उस पर कंट्रोल करती है, ज्यादा शोषण करने नहीं देती है, मूल्य को स्थिर बनाए रखने का कोशिश करती है। सब्सिडी देके, सामाजिक व्यय देके और कई तरह की नीतियां बना करके सरकार जो है समाज में सुधार लाने की कोशिश करती है। बच्चों, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? और कुछ क्वेश्चन बचा देख लीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन है बच्चों, हम पूरा एक ही बार आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये पढ़ना था हम लोगों को। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? 2011-2012 में पूछा। तो देखिए, आर्थिक नियोजन का पहला उद्देश्य होता है विकास की दर को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, ताकि किस तरह राष्ट्रीय आय बढ़े और प्रति व्यक्ति आय बढ़े। यानी डेवलपमेंट करने के लिए वो राष्ट्रीय आय, क्योंकि कोई भी देश डेवलपमेंट कब करेगा? जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा और देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा यानी कहने का मतलब देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यानी इसका काम होता है विकास की दर को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो इसके अवसर को बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा देश को मजबूत बनाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, और गरीबी दूर करना भी इसका उद्देश्य होता है। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है विकास की दर को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, देश की आय बढ़ाना, राष्ट्रीय आय जिसको कहते हैं हम लोग, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी दूर करने का प्रयत्न करना। हम इसको एक बार और भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समझाएं बच्चों। अब वहां वाला भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन। अब आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या बोलता है बच्चों? 17 नंबर कह रहा है अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधन कौन है? 2014 में पूछा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन 5 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये क्लास 9 का है क्वेश्चन बच्चों, 9 में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 की वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करके समझा देंगे, लेकिन आप याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के 5 साधन होते हैं। भूमि, श्रम मतलब मजदूरी, क्योंकि भूमि नहीं रहेगा तो हम फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, श्रम नहीं रहेगा तो भी हम फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, पूंजी नहीं रहेगी तो भी हम फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, संगठन नहीं रहेगा तो भी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, और साहस तो जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे, साहस का मतलब होता है जोखिम उठाना, जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं आएगी कोई फैक्ट्री वगैरह खोलने का, तो हम अपने काम को सफल भी नहीं बना पाएंगे। तो ये 5 चीज अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन होते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समावेशी विकास क्या है? ये क्वेश्चन 2025-2026 में पूछा बच्चों। तो वह विकास जिससे समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रहे, यानी ऐसा विकास जिसमें समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग के लोगों को मौका मिले, समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा हो बच्चों, उनके फायदे के लिए जो विकास किया जाता है उसको समावेशी विकास कहते हैं। यानी वह विकास जिसमें समाज का कोई भी वर्ग अछूता ना रहे, समाज के सभी वर्गों का डेवलपमेंट हो, उससे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं बच्चों। इसमें समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का उद्देश्य रहता है। समावेशी विकास के तहत यह उद्देश्य रहता है कि समाज का जो कमजोर वर्ग का लोग है उसका जीवन स्तर बढ़े, उनकी प्रति व्यक्ति आय पीसीआई बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ताकि उनकी स्थिति
मजबूत हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है बच्चों, जो 2007 से लेके 2012 तक चला था, इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के लक्ष्य को रखा गया था बच्चों। और इस समावेशी विकास के लक्ष्य को लाने वाले हैं मनमोहन सिंह। याद रखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के लक्ष्य को रखा गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, मैं तो पहले ही बता चुका कि अर्थव्यवस्था 3 होते हैं, साम्यवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व। याद रखिएगा, अगर निजी व्यक्ति की जगह आप सार्वजनिक कंपनी कर देते हैं या सरकार कर देते हैं, सार्वजनिक कंपनी या सरकार कर दीजिए डायरेक्ट, तो वह पूंजीवादी की जगह में समाजवादी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पूंजीवादी पढ़ना है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, जो लिखा हुआ वही सही है कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन अब निजी व्यक्ति की जगह में अगर आप सरकारी कंपनी लिख देते हैं तो वो पूंजीवादी नहीं होकर समाजवादी हो जाएगा, और जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होगा बच्चों, बल्कि उसका उद्देश्य होगा अधिक से अधिक जन कल्याण। तो अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था को लिखना तो आप लिख लीजिए कि अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, निजी कंपनी की जगह में निजी व्यक्ति की जगह में सरकार दीजिए, सरकार का स्वामित्व हो, उसे हम लोग कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लोगों को के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक आधारभूत संरचना, यानी जिसको हम लोग आधारभूत संरचना ही कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका महत्व क्या है। तो 2015 में 2019 में क्वेश्चन पूछा बच्चों, तो आधारभूत संरचना क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, वह संरचनाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है उसको आधारभूत संरचना कहते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना उसे कहते हैं जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे बिजली, बैंकिंग, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि। ठीक है, जो देश के विकास में मदद करता है, जो संरचनाएं देश के विकास में मदद करती है, उन्हें हम लोग आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं बच्चों। आर्थिक आधारभूत संरचना विकास से ही उत्पादन बढ़ता है। आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास से उत्पादन बढ़ता है बच्चों। और जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक आधारभूत संरचना बेहतर होगी, फैक्ट्रियां खुलेगी, सिंचाई की व्यवस्था बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, और कहीं ना कहीं जब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा बच्चों, तो आर्थिक मजबूती 100% आएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक क्या है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन होगा डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है तो इसको समझ लेते बच्चों, ये 2025 में पूछा गया है। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो याद रखिएगा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शिक्षा स्तर, ठीक है, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, उसे मानव विकास रिपोर्ट, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। यानी याद रखिएगा, UNDP ने विश्व के विभिन्न देशों का एक डाटा तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया, स्वास्थ्य को आधार बनाया और शिक्षा स्तर को आधार बनाया। यानी जिस देश का स्वास्थ्य अच्छा है, जिस देश का शिक्षा स्तर अच्छा है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, उसको मानव विकास रिपोर्ट में नंबर 1 में रखा गया। और याद रखिएगा, 2004 में नंबर 1 में था नॉर्वे, नॉर्वे। मानव विकास में 2004 में नंबर 1 पे क्या था बच्चों, नॉर्वे था। लेकिन अभी वर्तमान में HDI में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन 2004 में भारत जो था HDR के क्षेत्र में 126वें स्थान पे था। ठीक है, और अभी वर्तमान में 130वें स्थान पर हो गया, और खिसक गया है। लेकिन ये भी बात है कि इस समय 177 देशों का सर्वे हुआ था, और अभी 197 देश का सर्वे हुआ है। 197 देश के सर्वे में
130वें स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो विभिन्न देश है वहां के शिक्षा के स्तर को, स्वास्थ्य को और प्रति व्यक्ति आय को आधार मानकर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें जो सबसे अच्छे स्थान पर है उसको नंबर 1 में रखा गया और एक क्रमबद्ध रिपोर्ट तैयार किया गया। इसी रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2004 में भारत कितने स्थान पे था? 126वें स्थान पर था बच्चों। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? आर्थिक क्रिया क्या है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, वह क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त हो, जिससे हमारी आमदनी बढ़े, वह आर्थिक क्रिया कहलाती है बच्चों। और इससे हम लोग धन अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं। आर्थिक क्रिया धन अर्जन वाली क्रिया है बच्चों। विकास की वह अवस्था जिसमें हम लोग, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, सर विकास की अवस्था बोलिए बच्चों, मिस्टेक हो गया। वह क्रिया जिससे हमको आय प्राप्त होती है, वह काम जिससे हमारी आमदनी बढ़ती है, जिससे हमारी हमें आमदनी होती है, हम लोग कमाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों आर्थिक क्रिया। और यह धन अर्जन करता है, यह हमारा पैसा कमाने में मदद करता है। जैसे जैसे कोई मजदूर है तो वह मजदूर इसलिए करता है ताकि उसकी, वह मजदूर काम इसलिए करता है ताकि उसे मजदूरी मिले। तो ये मजदूरी जो है ना बच्चों, मजदूरी करना वह आर्थिक क्रिया है। हम आप कोई भी टीचर आपको क्यों पढ़ा रहा है? ताकि उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें पैसा मिले। तो यही आमदनी जो है बच्चों, वो कहलाती है आर्थिक क्रिया, जिससे हम काम करें। जैसे मैंने घर में खाना बनाया, औरत भी खाना बनाती है, मर्द भी खाना बनाती है, लेकिन जब औरत खाना घर में बनाती है तो उसके खाना बनाने के तरीके को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन मर्द अगर होटल में खाना बनाता है तो उसको वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि उससे आर्थिक आमदनी होती है, पैसा मिलता है बच्चों। तो वह क्रिया जिससे आर्थिक आमदनी हो, पैसा मिले, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे बच्चों। ठीक है, अगला आते हैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर। तो याद रखिएगा, पहला चीज कि अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। उत्पादन का वह साधन जिस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, जिस पर पूंजी का स्वामित्व हो, जिस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? वह साधन जिसपे निजी कंपनी या निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जबकि अर्थव्यवस्था का वह साधन जिस पर, या अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें सरकार का स्वामित्व, बच्चों सरकार सर्वे सर्वा है, वह कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया बच्चों आपको? अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का, निजी कंपनी का स्वामित्व बच्चों, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जब उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं बच्चों। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जन कल्याण होता है, लोगों का कल्याण करना होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सतत विकास क्या है बच्चों? और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सतत विकास क्या है? तो सॉरी, तो मिस्टेक बोल दी, ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन बच्चों, सतत विकास से समय की जरूरत है क्यों? सतत विकास अभी वर्तमान में जरूरी है क्यों बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखे हम। सतत विकास जो है, सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जिसमें भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की जरूरत पूरा किया जाता है बच्चों। वर्तमान को पूरा करने का उद्देश्य होता है, यानी वह विकास जिसमें भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की जरूरत को पूरा करना है, उसे सतत विकास कहते हैं। और यह बच्चों अस्थायी होता है। एक बार अगर कोई सतत विकास कर गया तो वह अस्थायी विकास है, वो हमेशा विकास करेगा बच्चों। ठीक है, वर्तमान समय में अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, इसका बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है बच्चों, हमें बहुत ज्यादा दोहन करना है। मैंने आपको अभी इसी वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है। और हम सब जानते हैं कि इसका जितना अधिक हम लोग उपयोग करेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा। और अगर यह एक बार समाप्त हो जाता है तो इसका निर्माण भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं बच्चों। जबकि नवीकरणीय स्रोत जो है, जैसे पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, जल ऊर्जा, ये सब प्रदूषण भी नहीं फैलाता बच्चों। और अगर हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचाकर भी रखेंगे, अगर हम लोग नवीकरणीय संसाधन का यूज करें, तो कहीं ना कहीं यह प्रदूषण भी नहीं बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ी के संसाधन भी बचकर रहेंगे। तो याद रखिएगा,
सतत विकास का उद्देश्य होता है हमें आने वाली पीढ़ी के संसाधन को बचाना है, और वो तभी संभव है जब हम नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करें। क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन, चाहे हम कोयला का उपयोग करें, लकड़ी का करें, चाहे पेट्रोल का करें, चाहे डीजल का करें, यह प्रदूषण फैलाती है बच्चों। और यह प्रदूषण कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाली है। इसीलिए कम से कम हम लोग ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण का सामना बहुत कम करना पड़े बच्चों। हम लोग जिस रफ्तार से चल रहे हैं ना, अगर यही कंडीशन रही तो आने वाले समय में का जो पीढ़ी है वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होगा। प्रदूषण के कारण उनका स्वास्थ्य काफी प्रभावित होगा बच्चों। इसीलिए समय को देखते हुए जनसंख्या जो काफी बढ़ रही है, तो विकास की जो है सतत होगा विकास की अवधारणा जरूरी है। क्योंकि अभी हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है बच्चों। समय को देखिए तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और तो सतत विकास की अवधारणा की जरूरत है। हम लोगों को अब ऐसे यूज करना संसाधनों को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बच के रह सके बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना की क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा बच्चों, आधारिक संरचना का देश के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। देश के आर्थिक विकास के लिए जिन आधारित सेवाओं की आवश्यकता होती है उसे आधारिक संरचना कहते हैं। वह संरचना जो देश के आर्थिक विकास में मदद करती है उसको आधारिक संरचना कहते हैं बच्चों। और इसके अभाव में देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। जैसे स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, परिसंचरण हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, आवास हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। अगर ये चीज नहीं रहेगी तो देश का आर्थिक विकास भी नहीं होगा बच्चों। तो अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो हम लोगों को आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि आधारभूत संरचना विकसित नहीं होगी तो देश का आर्थिक विकास भी नहीं होगा। इसके कारणों को हम लोग समझते हैं बच्चों। पहला कारण क्या है? परिवहन का विकास और संचार का विकास से कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचेगा और तैयार माल को आसानी से हम लोग बाजार तक पहुंचाएंगे, जिससे उद्योग का विकास होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा। इसीलिए परिवहन का विकास जरूरी है ताकि यातायात बढ़े, फैक्ट्रियों तक में तैयार माल बाजार तक पहुंचाया जा सके और फैक्ट्रियों तक कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके बच्चे, ठीक है। आधारभूत संरचना का विकास होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो बच्चों लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी, और आर्थिक आय बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में देश का विकास होगा बच्चों, ठीक है। अगला है, आधारभूत संरचना बढ़ने से विदेशी निवेश, यानी हमारे यहाँ बिजली अच्छा रहेगा, अच्छा इलाज का सुविधा रहेगा, अच्छे अस्पताल रहेंगे, अच्छे एजुकेशन मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, निवेश करेंगी, पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहेंगी। अगर वो अपनी कंपनी को यहाँ लेकर चले आए, यहाँ पता चल कि बीमार पड़ गए, इलाज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? इसलिए देश के आर्थिक विकास के लिए वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा होनी जरूरी है, बिजली की सुविधा होनी जरूरी है, परिवहन होने जरूरी है, यातायात के साधन और संचार का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है बच्चों। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, ठीक है। अगर आर्थिक विकास होगा तो लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। लोग बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और जीवन यापन के बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। तो देख लीजिए, अगर हम लोगों को देश के आधारिक संरचना का विकास होगा, आधारिक संरचना का जो विकास होता है बच्चों, आधारिक संरचना के विकास की भूमिका क्या है देश के विकास में? तो देश का जब तक आधारिक संरचना का विकास नहीं होगा बच्चों, परिवहन का डेवलपमेंट नहीं होगा, उद्योग का डेवलपमेंट नहीं होगा, आधारभूत संरचना नहीं बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। विदेशी निवेशक हमारे यहाँ आकर्षित नहीं होंगे जो रोजगार नहीं दे। अगर विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं होंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा, तो सुधार लाना है तो आधारित संरचना को डेवलप करना होगा। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर जीवन यापन के लिए भी हम लोगों को आधारभूत संरचना को डेवलप करना। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि बिहार के विकास की भावी संभावना क्या है। आज हम लोग जान रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य, बीमारू राज्य की गिनती में बिहार आता है, वो भी नंबर 1 में, BI फॉर बिहार। और ये याद रखिए कि बिहार जो है आज के समय में सबसे गरीब राज्य है। तो आप कैसे उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि बिहार में विकास हो सकता है बच्चों? इसका उम्मीद क्यों है? कहें आपके अंदर होप है कि बिहार विकसित हो सकता है? तो याद रखिए बच्चों, आज भले बिहार इंडिया का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन एक समय बिहार जो था बच्चों
पूरे वर्ल्ड में फेमस था। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार से की थी, चंपारण जिले से। ठीक है बच्चों। उसी तरह अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ। बिहार में विश्व की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, जहां पर विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, जो विश्व का पहला आवासीय विद्यालय है बच्चों। ठीक है। बिहार के विकास को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बिहार में विकास की काफी संभावनाएं हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो बिहार के लिए समस्या बनी हुई है। वह क्या है बच्चों? बिहार में शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। अगर इन सब चीजों पे कंट्रोल पा लेंगे तो 100% बिहार का विकास होगा। बिहार का इतिहास भी अपने आप में गौरवशाली रहा है बच्चों। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, जो गिने जाते हैं, वर्ल्ड वाइज इनकी गिनती होती है बच्चों। महात्मा बुद्ध ने भी अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से की थी। ठीक है। और यह बताता है बच्चों, यह बताता है कि बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। क्या नहीं होगा? यहाँ यह होगा बच्चों। ठीक है। बिहार का विकास गौरवपूर्ण रहा है बच्चों। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने आंदोलन की शुरुआत भी बिहार के चंपारण जिले से की थी। ठीक है। तो बिहार के इतिहास, यहाँ पर राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा ने शासन किया। बिहार का, इंडिया का सबसे पहला महानगर पटना ही था बच्चों, जो बिहार में था। तो हम लोग बिहार को कैसे अनदेखा कर सकते हैं कि बिहार विकास नहीं करेगा? कर सकता है बिहार। सिर्फ हम बिहारियों को सोचना होगा कि हमें बिहार का विकास कैसे करना है। बिहार में विकास की संभावनाएं है, जैसे बिहार में लीची पैदा होता है, मखाना पैदा होता है, आम पैदा होता है, जूट पैदा होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों की पैदावार बढ़ा करके हम विदेशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ व्यापार करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। या फिर आम से, लीची से, मखाना से संबंधित उद्योग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। बिहार में बच्चों चमड़ा उद्योग की भी संभावना है। बिहार में चमड़ा उद्योग की भी संभावना है। हालांकि उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आता है, हम जानते हैं, और दक्षिण बिहार सूखा की चपेट में आता है हमेशा, जिसके कारण बिहार का विकास जो है नहीं हो पा रहा है। आर्थिक दृष्टि से बिहार जो है पिछड़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से बिहार क्या हो रहा है बच्चों? पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? क्योंकि उत्तर बिहार सूखा से बर्बाद हो रहा है, दक्षिण बिहार, और उत्तर बिहार बाढ़ से बर्बाद हो रहा है। ठीक है। अगर उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी और दक्षिण बिहार में सूखा की समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे बिहार की कृषि व्यवस्था सुधरेगी और बिहार विकास करेगा बच्चों। सड़क, बिहार में सड़क, पुल, हवाई अड्डे आदि का विकास करके भी उद्योग का विकास किया जा सकता है। जितनी सड़कें बनेंगी, जितने हवाई अड्डे बनेंगे, जितने पुल वगैरह बनेंगे, क्योंकि बिहार में तो भैया नदियों का भरमार है। ठीक है। यातायात के साधन के नदियों के ऊपर पुल बनाना पड़ता है। तो ये सब जितने डेवलप होंगे, निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो है उद्योग उतना डेवलप होगा और बिहार का विकास होगा बच्चे। ठीक है। तो बिहार में विकास की संभावना है, सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अगर केंद्र और राज्य सरकार इस पर ध्यान दे देगी तो निश्चित तौर पे बिहार का विकास होगा बच्चों। और बिहार के विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य को आपसी सहयोग के साथ मिल करके बिहार के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है बच्चों। तो इस तरह हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि अभी पूरा चैप्टर पढ़ाना बाकी है बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा बच्चों। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।